नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अनोखा रिश्ता। काफ़ी सालों के बाद मेरा हरिद्वार जाना हुआ। फरवरी का महीना था और मेरे वहाँ जाने का कारण मेरा एक दोस्त था। मेरी और उसकी बहुत ही गहरी दोस्ती थी। हम दोनों बचपन में एक साथ खेल कूद करते थे, एक साथ पढ़ाई लिखाई भी करते थे। हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा खुले मिले रहते थे। लेकिन अचानक से जब मुझे मेरी उस दोस्त की माँ की मृत्यु का समाचार मिला, मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह मेरी भी माँ जैसी ही थी। वैसे तो वहाँ जाने का ज़्यादा मन नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वहाँ जाकर कुछ पुरानी यादों को ताज़ा कर लूँगा और साथ ही साथ पुराने दिनों की यादों को एक बार फिर से जी लूँगा। और हो सकता है वहाँ कुछ पुराने दोस्तों से भी मुलाकात हो जाए, जिनको मैं लगभग भूल ही बैठा था। जिंदगी की भागदौड़ में मैंने तो सभी को भुला दिया था। यही सोचकर बस में बैठकर हरिद्वार के लिए चल पड़ा था। बस लगभग 1.5-2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हरिद्वार पहुंच गई थी और इस सफ़र में मैं झपकी लेते हुए सो भी गया था। तभी अचानक से जब बस रुकी तो मेरी आंख खुल गई थी और मेरी नींद भी टूट गई थी। मैंने देखा कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है। हरिद्वार लगभग नज़दीक आ गया था, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने की वजह से बस थोड़े समय के लिए रोड पर रुकी रही, क्योंकि भीड़ के बीच में से बस का निकलना नहीं हो पा रहा था। तभी मैंने सोचा कि जब तक यहाँ बस रुकी हुई है, क्यों ना एक कप चाय की चुस्की ही ली जाए। यही सोचकर मैं बस से उतर गया और चाय पीने के लिए एक ढाबे पर जाकर बैठ गया। मैंने ढाबे वाले को चाय का ऑर्डर दे दिया और उसकी दुकान में पड़ी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। तभी मुझे ढाबे वाले के घर के अंदर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ सुनाई देने लगी, जो एक बूढ़ी औरत को डांट रहे थे और कह रहे थे कि अरे ओ बुढ़िया, जल्दी जल्दी से इन बर्तनों को साफ कर दो, बहुत सारे लोग चाय पीने के लिए आ गए हैं, देखो तो बाहर एक बस आकर रुकी है। यह कहकर वह औरत शीशे के गिलास धोने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था और मैंने उसको कहीं देखा है। जल्दी से मैंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू किए, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने इसको कहाँ देखा है। मुझे तो कुछ भी याद ही नहीं आ रहा था कि मैं इनको कहाँ देखा है। जल्दी जल्दी से मैं अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस महिला ने फटी पुरानी सी एक साड़ी पहनी हुई थी, जो जगह जगह से फटी हुई थी, और उस फटी हुई साड़ी से अपने सर को ढक रखा था। उस बूढ़ी औरत के सफ़ेद बाल उस फटी हुई साड़ी में से चमक रहे थे और उस औरत का काला सा चेहरा, सिलवटे वाला चेहरा, सोच सोच कर भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि अरे होगी कोई, मुझे क्या करना है, मैं क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ। मैंने अपने दिमाग के घोड़े को आराम दिया, क्योंकि तब तक मेरी चाय भी लगभग बनकर तैयार हो गई थी और एक छोटा सा लड़का मेरे लिए एक ट्रे में चाय लेकर खड़ा हुआ था और मुझे बोल रहा था, बाबूजी चाय ले लीजिए, आपकी चाय आ गई है। मैंने उस लड़के के हाथ से चाय ले ली और पीने लगा। इतने में देखा कि जो भी लोग उस बस से उतरे थे, चाय जल्दी जल्दी से पीकर बस में चढ़ने लगे, क्योंकि बस चलने का समय हो गया था। मैं भी जल्दी जल्दी से चाय घटक कर बस में चढ़ गया और बस अपनी ही स्पीड से चलने लगी। थोड़ी ही देर में मैं हरिद्वार पहुंच गया था। फिर मैंने वहां से अपने दोस्त के घर जाने के लिए एक रिक्शा को आवाज़ दी और उसमें बैठकर अपने दोस्त के घर पहुंच गया। बस स्टैंड से मेरे दोस्त का घर सिर्फ 20 मिनट के रास्ते पर था। मैं भी अपने दोस्त के घर पहुंचकर आंटी जी के दुख की संवेदना प्रकट की। उनके घर पर शोक का वातावरण छाया हुआ था।
मेरा दोस्त मुझसे लिपट कर रोने लगा, क्योंकि मेरा दोस्त यह सोच रहा था कि मैं शायद नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने ट्रांसफ़र की वजह से मैं ही वहीं पर शिफ्ट हो गया था और मैं हरिद्वार से अपना घर बार बेचकर बरेली में ही अपना घर बना लिया था। और उसके बाद से मुझे कभी भी हरिद्वार आने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, जबकि कई बार मुझे दोस्तों के कार्ड भी आए, शादी वगैरह के और कभी बच्चों के जन्मदिन के। लेकिन मैं अपनी नौकरी में इतना बिजी था कि मुझे हरिद्वार आने को ही नहीं हो पाया। रवि मेरा बचपन का बहुत ही अच्छा दोस्त था। मैं उसकी माँ को आंटी कहकर बुलाता था और आंटी जी भी मुझे अपने बेटे की तरह ही लाड़ प्यार करती थी। इसी वजह से शायद आज मैं उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर खुद को रोक ही नहीं पाया था और हरिद्वार आ गया था। और वैसे भी आंटी भी माँ जैसी ही होती है। अगर उन्होंने मेरे दोस्त और मुझ में कोई फर्क नहीं किया तो मेरा भी फर्ज बनता है कि कम से कम मैं उनके अंतिम समय में थोड़ा समय तो दे पाऊँ। बस यही सोचकर मैं अपने दोस्त के घर पर आ गया था। और वैसे भी लोग कहते हैं कि किसी के सुख में जाओ या ना जाओ, लेकिन दुख में तो अवश्य जाना चाहिए। मोहन से रवि ने भी बहुत शिकायत की कि तुम तो हमें भूल ही गए हो, क्योंकि तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है। अब तुम भला हम जैसे छोटे लोगों को क्या याद रखोगे? हम जैसे छोटे लोगों से तुम्हारा अब क्या मतलब है? लेकिन मैंने अपने दोस्त को समझाते हुए कहा, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी नौकरी ही कुछ ऐसी है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से निकल ही नहीं पाया था। मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारी थी, इसलिए मैं कभी आ ही नहीं पाया। उसने जब मेरे बच्चों के बारे में पूछा तो मैंने उसे अपने बच्चों के बारे में भी सब कुछ बता दिया और बताया कि मेरा बेटा बड़ा डॉक्टर बन गया है और उसने शादी भी अपनी ही पसंद की लड़की से की है। वह लड़की भी डॉक्टर है और वह दिल्ली में ही बस गया है और मेरा 3 साल का एक पोता भी है। अब तो यह सुनते ही वह कुछ नाराज होकर बोला, बेटे की शादी भी कर दी और किसी को बुलाया भी नहीं। यह तो बहुत ही गलत बात है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तभी मैंने बात को संभालते हुए बोला कि अरे क्या बताऊं तुम्हें, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि किसी को बुलाने का मौका ही नहीं मिला। उसके बाद रवि ने मुझसे मेरे और 2 बच्चों के बारे में पूछा, थोड़ा व्यंग करते हुए, क्या तुमने उनकी भी शादी कर दी? वह भी तो बड़े हो गए होंगे, उनकी भी तो शादी की उम्र हो गई है। अरे नहीं नहीं, अभी मेरे दूसरे बेटे की नौकरी लगने वाली है और मेरी बेटी अभी छोटी है, इसलिए मैंने अभी उसकी शादी नहीं की, क्योंकि अभी तो उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। अभी तो वह अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी भी शादी कर दूंगा। यह सब कहकर मोहन ने बात को ख़त्म की। उसके बाद भाभी जी ने खाना लगा दिया और हमने एक साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद मुझे अपना पुराना घर देखने की इच्छा हुई, तो मैं अपने दोस्त से विदा लेकर अपना पुराना घर देखने के लिए निकल गया, जो थोड़ी ही दूरी पर था। जब मैं अपने घर के करीब पहुंचा तो अपने घर के सामने जाकर रुक गया और एकाएक घर को निहारने लगा, जिस घर में मेरा बचपन बीता था। मैं उस घर को बड़ी ही गौर से देख रहा था। तभी उस घर में रह रहे उस घर के मालिक ने मुझे घर के अंदर आने को कहा। मैं भी सोचा कि क्यों ना एक बार घर के अंदर जाकर देखूं कि इन्होंने घर को किस तरह से व्यवस्थित करके रखा है। यह देखने के लिए मैं स्वयं को रोक नहीं पाया और घर के अंदर चला गया। उन लोगों ने मेरा बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया, मुझे चाय नाश्ता कराया। वहाँ से चाय पीने के बाद जब मैं घर से निकला तो सामने वाले घर पर मेरी नज़र पड़ी, क्योंकि वह घर काफ़ी बदल चुका था। जो पहले 1 मंजिला हुआ करता था वह 4 मंजिला बन गया था। वह प्रदीप भाई का घर था, जिन्हें वह प्यार से भैया कहकर बुलाते थे। वह उम्र में काफ़ी बड़े थे और उनकी भाभी उनकी उम्र से आधी थी। मैं फिर उस घर के मालिक से पूछा, क्या अभी भी हेमा भाभी इस घर में रहती है?
अरे नहीं नहीं मोहन जी, वह अब यहाँ पर नहीं रहते हैं। उन्होंने तो इस घर को बेच दिया था और बेचकर यहाँ से चले गए थे, क्योंकि उनके पति बीमार रहते थे और उनकी दवा दारू के लिए उन्होंने घर को बेच दिया था। मुझे लगता है कि अब वह किसी किराए के घर में रहते हैं और मुझे किसी से यह भी पता चला है कि यहाँ से जाने के बाद प्रदीप जी की मृत्यु भी हो गई थी। उनकी बीमारी पर उनकी पत्नी हेमा ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। उनकी कोई औलाद भी नहीं थी, ना ही कोई रिश्तेदार था जो उन्हें सहारा देता। बेचारी अकेली रह गई थी और कोई कमाने वाला भी नहीं था। और अब तो वह यह भी सुना है कि अपनी जिंदगी गुजर बसर करने के लिए शहर के बाहर किसी ढाबे पर काम करती है, वहाँ पर बर्तन धोती है और अपना गुजारा चलाती है। वह ढाबे वाला थोड़े बहुत पैसे और 2 वक्त का खाना दे देता है। जब उस मकान मालिक ने मुझे यह सब बताया तो मेरे तो पैरों के तले से जमीन खिसक गई थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हेमा भाभी भी की ऐसी हालत हो गई है और वह इस हालत में जी रही है। यह सुनकर मेरा तो कलेजा फटा जा रहा था। तभी मुझे उस ढाबे पर बर्तन मांजने वाली वह बूढ़ी औरत याद आई और मैंने सोचा कि कहीं वह हेमा भाभी तो नहीं थी। अरे नहीं नहीं, यह मेरा वहम भी हो सकता है। अगर हेमा भाभी होती तो मैं उन्हें पहचान जाता। वह तो एकदम सुंदर चमचमाती चेहरे वाली थी। उनका चेहरा तो दमकता रहता था, उसे भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। लेकिन मुझे वह औरत भी कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। इसलिए फिर मोहन ने उस मकान मालिक से दोबारा पूछा, क्या आपको पता है कि वह कौन से ढाबे पर काम करती है? अरे नहीं, इतना मुझे नहीं पता, मैं पक्का नहीं बता सकता हूँ। बस इतना ही पता था कि शहर के बाहर किसी ढाबे पर जो रेलवे फाटक के पास है वहीं काम करती है। मैं बस इतना ही लोगों से सुना है। उनकी बातों को सुनकर मैं हैरान रह गया था, क्योंकि मैं समझ गया था कि मैं जिस औरत को उस ढाबे पर देखा था वह हेमा भाभी ही थी। मैंने खुद को बोलने लगा, हे भगवान, मैं कैसे हेमा भाभी को नहीं पहचाना? क्या हेमा भाभी इतनी बदल गई है कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया है? इसका मतलब मैंने जिसको देखा था वह भाभी ही थी। उसके बाद से तो मेरा मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। फिर तो मैंने उस मकान मालिक को जल्दी जल्दी से विदा लेकर वहाँ से निकल गया। वह मकान मालिक मुझसे पूछते रह गए, अरे अरे भाई साहब, क्या हो गया? आप इतनी हड़बड़ी से क्यों चल दिए हो? लेकिन मैं उन्हें कोई जवाब दिए बिना ही वहाँ से निकल गया, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी हेमा भाभी के पास जाना चाहता था और उनकी इस हालत का कारण जानना चाहता था। मैं जल्दी जल्दी एक रिक्शा को बुलाकर उसमें बैठकर ढाबे तक पहुँच गया और ढाबे पर जाकर जब मैं इधर उधर देखने लगा तो वह मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। फिर मैंने उस छोटे से लड़के को आवाज़ लगाई जो मेरे लिए चाय लेकर आया था, और मैंने उस लड़के से पूछा, वह औरत जो दोपहर में बर्तन साफ कर रही थी, चाय के गिलास धो रही थी, वह महिला कहाँ है? फिर वह छोटा बच्चा मुझे उस ढाबे के पीछे ले गया जहाँ पर हेमा भाभी बैठी हुई चाय के झूठे बर्तनों को साफ कर रही थी। उनके सामने झूठे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। वह अपने काम में मगन थी, उनका ध्यान मेरी तरफ नहीं गया, लेकिन मैं उनके चेहरे को बड़े ही ध्यान से देखने लगा। उसके बाद मैंने भाभी को तुरंत ही पहचान लिया। अरे यही तो हेमा भाभी हैं, प्रदीप भाई की पत्नी। इनका चेहरा कितना ज़्यादा बदल गया है। यह कितनी सुंदर दिखती थी और अब यह ऐसी हो जाएंगी, यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। भाभी कितनी बदल गई हैं, इनका कोई भी बड़े ही ध्यान से देखने पर पहचान सकता है। फिर मैंने हेमा भाभी को भाभी कहकर पुकारा तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने मुझे पहचानने की कोशिश की, लेकिन शायद पहचान नहीं पा रही थी। फिर उनके मुंह से निकला, अरे कौन हो तुम? मैंने आपको नहीं पहचाना है। अरे भाभी, मैं वही आपका पुराना पड़ोसी, तुम्हारा देवर मोहन हूँ। क्या आपको कुछ याद आया है? मोहन नाम सुनते ही हेमा झट से पहचान गई। अरे तुम कितने दिन बाद मिले हो?
तुम्हारे बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, चेहरा भी बदला बदला सा लग रहा है, इसलिए पहचान नहीं पाई हूँ। लेकिन तुमको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ, और यहाँ तुम कैसे पहुँचे? तुम तो वह हिचकिचाते हुए हेमा भाभी मुझसे पूछने लगी। शायद वह अब अपनी स्थिति का ख्याल आ गया था। हेमा भाभी अपने हाथों को अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछकर खड़ी हो गई और मेरे बैठने के लिए कुर्सी का इंतजाम करने के लिए इधर उधर देखने लगी। पास ही एक टूटी सी कुर्सी पड़ी थी, वही हेमा भाभी ने मेरे सामने रख दी और मुझे बैठने के लिए कहा और अपने आप जमीन पर ही बैठ गई और मेरे से बातें करने लगी। अरे मोहन, तुम्हें गए हुए तो कितना समय बीत गया है, उसके बाद तो तुम्हारी कोई खोज खबर ही नहीं थी। तुम्हारे भैया तो मुझे छोड़कर ही चले गए हैं। आंखों में आंसू लेकर हेमा भाभी बोली। यह कहते कहते उनका गला रुंध गया था। तभी मोहन कहने लगा, हाँ भाभी, मुझे आज ही पता चला है। मैं अपनी दोस्त की माँ का समाचार सुनकर यहाँ आया था, इसलिए आज मुझे प्रदीप जी के बारे में भी पता चला और सुनकर बहुत दुख हुआ। आप तो जब से यहाँ से गए थे, आपने तो हमारी सुध बुध लेना भी जरूरी नहीं समझा। इतने दिनों के बाद आपको इस शहर की याद आई है। अरे भाभी जी, माफ़ी चाहता हूँ, मैंने अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गया था कि आने का समय ही नहीं निकल पाया था। अरे रहने दो देवर जी, जिन्हें आना होता है वह समय निकाल ही लेते हैं। तुम तो घर बार छोड़कर ऐसे गए कि किसी की सुध बुध लेना जरूरी ही नहीं समझा। जब हमने तुम्हें चिट्ठी डाली तो वह भी गलत पते की वजह से वापस आ गई थी। अरे हाँ, मैं जिस घर में रहता था वह तो मैंने थोड़े दिनों बाद ही छोड़ दिया था और नया पता दे नहीं पाया था। अरे छोड़ो भी, अब यह बताओ कि बच्चे कैसे हैं? बड़े हो गए होंगे, क्या वह मुझे अभी भी याद करते हैं? हे भगवान, मैं भी कितनी पागल हूँ, इतने बरस हो गए, वह बुढ़िया को तो भूल ही गए होंगे। अरे नहीं नहीं भाभी जी, वह आपको बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। अपने माँ से भी ज़्यादा प्यार करती थी, जबकि रीना ने तो उन्हें कभी अपना समझा ही नहीं था, हमेशा उन्हें डांट फटकार लगाती रहती थी। अरे नहीं नहीं मोहन बाबू, ऐसा मत बोलो। चलो छोड़ो भी, अब इन बातों को आप यह बताइए, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई और भैया को क्या हो गया था? बीमार तो तुम्हारे सामने ही रहने लगे थे और धीरे धीरे उनकी बीमारी बढ़ने लगी। पड़ोस वालों ने भी आना जाना छोड़ दिया था। जैसे तैसे मैं उनका इलाज करवाया, लेकिन और भी जाने कितनी बीमारियों ने उन्हें घेर लिया था, तो मैंने अपना घर बेचकर सारा पैसा उनके ऊपर लगा दिया था। इस तरह धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया और साथ में तुम्हारे भैया भी, वह भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं इस हालत में थी, दुनिया में अकेली रह गई थी। लोगों ने मुझ पर गंदी नजरें डाली, मुझे नोचना चाहा, लेकिन मैं इस समाज का बड़ी ही मजबूती से सामना किया। मैं घर घर जाकर काम करना शुरू किया तो मेरी जवानी ही मेरी दुश्मन बन गई थी। कोई भी मुझे काम देना ही नहीं चाहता था। फिर मैं शहर से दूर जाकर इस ढाबे पर बर्तन धोने का काम करना शुरू कर दिया। यह ढाबे वाला एक भला आदमी निकला, जिसने मुझे 2 वक्त की रोटी और रहने के लिए एक ठिकाना दे दिया। बस इसी तरह से मेरी जिंदगी गुजर बसर हो रही है। बस अब तो भगवान से प्रार्थना है कि मुझे भी वह अपने पास ही बुला ले। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत बोलो। अभी वह ढाबे वाला हेमा भाभी को ढूंढता हुआ आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे बुढ़िया, तू यहाँ बैठकर क्या गप्पे लड़ा रही है? बर्तन कौन साफ करेगा? तेरा बाप? अरे नहीं नहीं, अभी कर देती हूँ। हेमा भाभी फटाफट उठकर चली गई। मुझे उस ढाबे वाले पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया। तुम्हें क्या इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी औरत से कैसे बात करनी है? अरे कौन हो तुम और तुम इसे कैसे जानते हो? और उससे मैं तुम कहाँ थे तब यह मुझे गिड़गिड़ा कर काम मांगने आई थी। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अगर आपको इनकी इतनी ही परवाह है तो इसे अपने घर क्यों नहीं ले जाते? इतना सुनते ही मैं गुस्से से बेकाबू हो गया और उसके मुंह पर एक जोर का तमाचा जड़ दिया।
उसके बाद तो वह गुस्से से तिलमिला गया और अपने साथियों को और अपने नौकरों को आवाज़ लगाने लगा। वह सभी लोग तुरंत ही आ गए और मुझे जाकर धक्का देकर मारने लगे। हेमा भाभी आंखों में आंसू लिए खड़ी हुई देख रही थी। उन्हें उस ढाबे वाले से शायद ऐसी उम्मीद नहीं थी। हेमा चुपचाप जाकर बर्तनों को धोने लगती है। मैं ऐसे ही वहाँ से भागने में अपनी भलाई समझी और मैं हेमा भाभी की कोई मदद भी नहीं कर पाया था, जिसका मुझे सारे रास्ते अफसोस रहा। घर जाकर भी मेरा मन बहुत दुखी था। किसी भी काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। जब रीना ने कहा कि क्या बात है, तो मैंने उसे भी तबीयत ठीक ना होने का बहाना बनाकर कमरे में चला गया। सभी पुरानी यादें एक एक करके आंखों के सामने आ रही थी। मुझे वह दिन याद आ रहा था जब भैया शादी करके हेमा भाभी को घर लाए थे। उनकी एक दोस्त ने उनका स्वागत किया था। भैया ने हम सभी को दावत पर बुलाया था, जबकि खाना तो भाभी ने ही बनाया था, वह भी बहुत ही स्वादिष्ट खाना। जब उन्होंने हेमा भाभी को आवाज़ लगाकर बुलाया तो बंगाली परिवेश में भाभी सज धज कर आई थी। सफ़ेद लाल किनारे वाली साड़ी पहनकर, गोल गोल चेहरे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर, रंग बेशक उनका सांवला था, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी आंखें, काले लंबे बाल जो उनकी सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। कुल मिलाकर बात यह थी कि एक ऐसी नव युवती जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले, ऐसी थी हेमा भाभी। उसकी उम्र लगभग 22 वर्ष की रही होगी और भैया की उम्र 42 वर्ष की होगी। उनकी पहली पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था, कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए उनकी एक रिश्तेदार ने उनके लिए रिश्ता ढूंढकर उनकी शादी कर दी थी। भैया भी हेमा भाभी को पाकर बहुत खुश थे। भैया ने हम सभी मित्रों को दावत नाम के साथ परिचय करवाया था। भाभी ने भी बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में हम सबका अभिवादन किया, स्वीकार किया था। रात काफ़ी होने के कारण हम सभी भाभी को नमस्ते करके वहाँ से अपने अपने घर आ गए थे। जब मैं घर गया तो मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि भाभी कैसी लगी, तो मैंने कहा अच्छी है। उसके पूछने पर मैंने उसकी सुंदरता का बखान कर दिया। मेरी पत्नी दूसरी औरत की बड़ाई सहन नहीं कर पाई और किड़किड़ाकर बोली, लंगूर के हाथ हूड़ लग गई है। चलो अच्छा है। उसके बाद हेमा भाभी से भेंट होने लगी, क्योंकि उनका घर हमारे घर के सामने ही था। घर से आते जाते उनसे राम नमस्ते हो जाती थी और वह भी हंसकर उत्तर देती थी। एक दिन भैया ने मुझे शाम के समय लूडो का खेल खेलने अपने घर पर बुलाया। मैं भी खाली बैठा था, इसलिए चला गया। भैया मेरे साथ लूडो का खेल खेलने लगे। उसमें 3-4 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। इसी बीच में भाभी ने 3-4 बार हमारे लिए चाय भी बना दी और भैया की सहायता भी लूडो खेलने में करने लगी थी। तो मैंने भाभी से कहा, अरे भाभी, यह बात ठीक नहीं है, आप चीटिंग कर रही हो। अरे तो क्या हुआ, मैं आपकी भी सहायता कर देती हूँ अगर आप कहें तो। अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर मैं बात को टाल दिया था। घर में कौन कौन है जब उन्होंने पूछा तो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के बारे में बता दिया। उसके बाद भाभी कहने लगी, अरे वाह, आपके पास तो भगवान ने भर भर के खुशियाँ दी है। यह कहकर भाभी मुस्कुराई। तभी वह भैया बोले, अरे तुम्हें पता नहीं, इसकी भी 2 शादी हुई हैं। इसका एक बेटा इनकी पहली पत्नी का है और 2 बच्चे दूसरी पत्नी के हैं। भैया का इस तरह से बताना मुझे अच्छा नहीं लगा। खेल खत्म होने पर मैं अपने घर आ गया। थोड़े दिनों बाद मेरी पत्नी मुझसे शिकायत करने लगी, देखो जी, आप हेमा भाभी को समझा दो, वह हमारे बेटे को बिगाड़ रही है। जब देखो अपने पास बुलाकर खिलाने पिलाने लग जाती है। क्या मैं उसको खाना नहीं देती हूँ जो वह वहाँ जाकर मांग मांग कर खाना खाता है? इस तरह तो हमारे पड़ोस में बेइज्जती हो जाएगी। फिर मैं अपने बेटे को अकेले में बुलाकर उससे पूछा, बेटा तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उसने कहा कि मैं काफ़ी देर तक भूखा बैठा रहता हूँ, खाना मांगता रहता हूँ, लेकिन माँ तो मेरे दोनों भाई बहन को खिलाने में लगी रहती है और मुझे कहती है अभी देती हूँ, और ऐसा करते करते बहुत देर हो जाती है। या रात की बची हुई रोटी देती है
उसे खाकर ही मैं अपनी भूख मिटाता हूँ। फिर कुछ दिनों से मुझे बड़ी माँ अपने पास बुलाने लगी। जब उसने बड़ी माँ कहा तो मैंने कहा, कौन सी बड़ी माँ? तुम बड़ी माँ किसको कह रहे हो? तो मेरे पूछने पर मेरा बेटा बोला, वह जो सामने वाले घर में रहती है, उन्होंने ही मुझे बड़ी माँ कहने को कहा है। वह मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाती है। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम किसके बेटे हो, तो मैंने आपका नाम बताया था। फिर उन्होंने मुझे अपने घर के अंदर बुला लिया और मुझे ढेर सारी बातें की और बहुत प्यार किया और मुझे अच्छा अच्छा खाने को भी दिया। वह मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मेरी माँ के पास तो समय ही नहीं होता मुझसे बातें करने का, और मेरा होमवर्क भी कभी पूरा नहीं होता था, जिसकी वजह से मुझे हमेशा डांट खानी पड़ती थी। लेकिन अब तो मुझे बड़ी माँ सारा काम करवा देती है। मैं उनके घर पर अपना होमवर्क करने के लिए चला जाता हूँ। वही मुझे पढ़ाती भी हैं और मुझे खाना भी खिला देती हैं। उसकी बातों को सुनकर मुझे अपने बेटे पर तरस आया और प्यार भी आया। उसके बाद मैंने उसे खेलने के लिए भेज दिया। उसके बाद मेरा बेटा खेलने के लिए चला गया। उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को बोला कि तुम मेरे बेटे का ध्यान क्यों नहीं रखती हो? अगर तुम उसका ध्यान नहीं रखोगी तो वह बाहर तो जाएगा ही। यदि घर में प्यार और खाना नहीं मिलेगा तो वह बाहर जाकर ही इन चीज़ों की तलाश करेगा। उसके बाद तो मेरी पत्नी मुझ पर गुस्से से फूट पड़ी। अरे हाँ, मैं तो हूँ ही सौतेली माँ, कितना भी कर लूँ मेरा किया हुआ दिखाई थोड़ा देता है। मैं तो हमेशा सौतेली माँ ही कहलाऊंगी। तुम्हें तो पता है दोनों बच्चे कितने छोटे हैं, मेरे ऊपर आश्रित हैं। तुम भी मेरी कोई भी सहायता नहीं करते हो। मैं पूरा दिन काम करते करते थक जाती हूँ। कहाँ लेकर बैठकर पढ़ाऊँगी उसको? तो फिर ठीक है, तुम उसे भाभी के घर जाने पर मना मत करो और बुरा भी मत मानो। वह उसकी पढ़ाई में सहायता कर देती है और बच्चा समझकर खाने को भी दे देती है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। तुम ऐसा करो कि पहले उसे घर पर खाना खिला दिया करो, फिर वह वहाँ खाना नहीं खाएगा। अगर उसका पेट भरा होगा तो वह भला क्यों खाना खाएगा? तुम्हें भी बुरा नहीं लगेगा। मेरे सामने तो मेरी पत्नी ने हाँ कर दी, लेकिन मुझे पता था वह तो करेगी अपने मन की ही। उसके बाद धीरे धीरे से मैं समय बीत रहा था। मेरे बेटे का हेमा भाभी के घर आना जाना बढ़ गया था। भाभी का लाड़ प्यार उसके ऊपर बढ़ता ही जा रहा था। रीना के सामने तो वह कुछ भी नहीं बताता था, लेकिन जब मैं अकेला होता था तो वह अपनी बड़ी माँ की बहुत तारीफ करता था और बताता था कि वह कैसे पढ़ाई में उसकी मदद करती है। उसकी वजह से ही वह अपनी क्लास में प्रथम श्रेणी में आने लगा था। इसलिए वह हेमा भाभी का बहुत ही सम्मान करने लगा था, क्योंकि हमारी उस समय उतनी आमदनी नहीं थी जिसमें वह अपने बच्चों की ट्यूशन लगा सकूं। लेकिन भाभी के सहयोग से मेरा बेटा कामयाबी के शिखर पर चढ़ता चला गया। लेकिन मेरी पत्नी तो इस बात से चिढ़ती रहती थी, लेकिन जब मैं उसे पढ़ाई का हवाला देता तो चुप रह जाती थी। एक दिन मेरे बेटे की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वह पढ़ाई करने के लिए भाभी के घर नहीं जा पाया था। इसलिए भाभी उसे पूछने के लिए घर पर आ गई थी और उन्हें जब पता चला कि उसकी तबीयत खराब है तो वह उसके लिए बहुत सारे फल लेकर भी आई। मेरी बेटी की तबीयत तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर भाभी एक बड़े से डॉक्टर को लेकर आई और मेरे बेटे को अच्छी तरह से जांच करवाई। उस समय भाभी ने मेरी बहुत सहायता की थी। मैंने भाभी का धन्यवाद किया और कहा कि सभी पैसे मैं बाद में चुका दूंगा। इस पर भाभी नाराज होते हुए बोली, आप कैसी बातें करते हो? यह मेरा भी बेटा है और मैं इसे अपने बेटे की तरह ही प्यार करती हूँ, और मैं अपने बेटे के लिए जितना भी करूँ उतना ही कम है। उसके बाद भाभी वहाँ से चली गई और मैं भी अपने काम में बिजी हो गया। कभी कभी भैया मुझे अपने घर बुला लेते थे और मेरे साथ लूडो का गेम खेलते थे। थोड़े दिनों के बाद भैया की तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन भाभी ने मुझे बुलाकर कहा कि डॉक्टर को बुलाकर ले आओ। मैं डॉक्टर को बुलाने के लिए चला गया। भैया दवाइयों का असर कम होता जा रहा था। वह अक्सर बीमार रहने लगे थे, इसलिए मेरा उनके घर आना जाना बढ़ गया था। भाभी भी मेरे साथ खुलकर बातें करने लगी थी। एक दिन बातों ही बातों में उन्होंने मुझे बताया, वह चौंकाने वाला था।
जब वह 18 साल की थी तो उनका एक लड़के से प्रेम प्रसंग चला, जिसकी वजह से उनका गर्भ ठहर गया था। लोक लाज की वजह से उसके माता पिता ने उसका अबॉर्शन करा दिया था, जिसकी वजह से उसके शरीर में खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से दोबारा मां नहीं बन सकती थी। उनका गांव बहुत छोटा था, इस वजह से यह बात सारे गांव में फैल गई थी और उनकी शादी कहीं नहीं हो पा रही थी। इसलिए उनकी शादी उनकी उम्र से दुगने व्यक्ति के साथ करवा दी गई थी और शादी करवाकर उसके घर वालों ने चैन की सांस ली। उसके बाद हेमा भैया के साथ शादी करके घर आ गई। उसके बाद दोबारा अपने मायके नहीं जा पाई थी और ना ही कभी मैके वालों ने उसे बुलाया था। उन्होंने तो जैसे शादी करके अपनी लड़की से पल्ला ही झाड़ लिया था। फिर तो मेरी समझ में आ रहा था कि उम्रदराज भैया के साथ उनका रिश्ता कैसे हुआ, क्योंकि दोनों की उम्र में दुगना अंतर था। शादी के समय तो मैं इस बात को पूछ नहीं सकता था, क्योंकि भैया भी उम्र में मुझसे बड़े थे और मेरा ऐसा पूछना ठीक भी नहीं था। मैं भैया का बहुत सम्मान भी करता था। दूसरी ऐसी बातें पूछी भी नहीं जाती हैं, वह तो आज भाभी ने अपने आप ही बता दी। इस तरह 3 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला और मेरा बेटा भी पढ़ाई में होशियार होता चला गया। उसके बाद मेरे ट्रांसफ़र के ऑर्डर भी आ गए और मैं बरेली में शिफ्ट हो गया और मुझे अपनी फैमिली के साथ बरेली में ही शिफ्ट होना पड़ा और मैं हरिद्वार को छोड़कर हमेशा के लिए आ गया। चलते समय मेरा बेटा अपनी बड़ी माँ को लिपट कर खूब रोया। भाभी भी आंखों में आंसू लिए हमें विदा करने के लिए आई थी। वह तो बार बार यही कह रही थी, अब कौन उनकी सहायता करेगा, क्योंकि भैया की बीमारी भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे मेरा हरिद्वार आना जाना बंद ही हो गया था। 1-2 बार तो मैं आया भी था और मिलकर चला गया था। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ पीछे छूटता चला गया। हमने अपना घर भी बेच दिया था। धीरे धीरे मेरी तरक्की भी होती चली गई, जिसकी वजह से मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली गई। मैंने अपने बेटे का हॉस्टल में एडमिशन करवा दिया। मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार था, क्योंकि उसकी पढ़ाई की नींव भाभी ने रखी थी, जो काफ़ी मजबूत हो गई थी, जिसकी वजह से वह एक अच्छा डॉक्टर भी बन गया था। और वही उस अपनी सहयोगी लड़की पसंद आ गई थी, जिससे उसकी शादी हो गई थी। उसके बाद वह दिल्ली शिफ्ट हो गया था और वह दोनों पति पत्नी बच्चों के साथ बरेली में ही रहते थे। उनके दूसरे बेटे ने भी पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी कर ली थी और नौकरी की तलाश में था। बेटी भी पढ़ाई में व्यस्त थी। समय किस तरह से निकल रहा था पता ही नहीं चल रहा था। अब तो मेरे बाल भी सफ़ेद होने लगे थे, क्योंकि समय गुजर रहा था। इतने सालों में सब कुछ बदल जाता है, यह सोचते सोचते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह उठा तो अपने काम में बिजी हो गया और शाम के समय फिर भाभी की याद आने लगी कि वह ढाबे वाला भाभी की कितनी बेइज्जती कर रहा था, कैसे वह गुजर बसर कर रही थी। सब कुछ मेरी आंखों के सामने नाचने लगा। फिर मैं सोचने लगा कि मैं भाभी की सहायता कैसे कर सकता हूँ। यह सोचकर परेशान हो रहा था। मेरी पत्नी भी मुझे परेशान देखकर फिर से पूछने लगी, आखिर बात क्या है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या कहूँ। 5 दिन बाद मेरे बेटे का फ़ोन आया कि उसके बेटे की तबीयत खराब है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी को भी छुट्टी लेनी पड़ रही है, क्योंकि प्ले स्कूल वाले भी अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं और उनका बेटा बीमार पड़ गया है। वह बहुत परेशान था। घर में पूरे दिन किसी आया को भी नहीं रख सकते थे, क्योंकि इससे बच्चे को खतरा हो सकता था। और कामों के लिए मेड लगा रखी थी, जो आती थी और चली जाती थी। अपने बेटे की बातों को सुनकर वह परेशान हो गया था। उसकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं दिख रहा था। इस वजह से मैं और भी ज़्यादा तनाव में आ गया था। मैं बैठे बैठे कुछ सोच रहा था, तभी मुझे एक ख्याल आया जिससे मेरे बेटे और भाभी दोनों की परेशानी हल हो सकती थी। मैंने तुरंत ही अपने बेटे को फ़ोन लगाया। उधर से मेरे बेटे की आवाज़ आई, कैसे हो पापा जी? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। मेरा पोता कैसा है, ठीक तो है ना? अब तो पापा जी उसकी हालत में थोड़ा सा सुधार है। चलो अच्छी बात है, लेकिन तुम मुझसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। कहिए ना पापा जी, क्या बात है?
बेटा तुम्हें अपनी बड़ी माँ याद है ना, जो हमारे घर के सामने ही हरिद्वार में रहती थी और तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करती थी, तुम्हारी पढ़ाई में भी कितनी मदद करती थी। अरे हाँ पापा जी, मुझे याद है, उन्हें भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। उन्होंने मुझे जो लाड़ प्यार और दुलार दिया है वह तो मुझे अपनी माँ से भी नहीं मिल पाया था, क्योंकि मैं तो अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था और दूसरी माँ ने मुझे वह प्यार दिया ही नहीं। लेकिन बड़ी माँ ने मुझे माँ की कमी महसूस ही नहीं होने दी थी। हाँ बेटा, मुझे तुमसे उनके बारे में ही कुछ बात करनी है। अभी मैं 2-4 दिन पहले किसी काम से हरिद्वार गया था और सौभाग्यवश मेरा सामना तुम्हारी बड़ी माँ से हुआ। मैं वहाँ उनकी जो हालत देखी है उसे मैं बयां तक नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद मोहन जी ने अपने बेटे को सारी बातें बताई। अपनी बड़ी माँ के बारे में ऐसा सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ और उसने पूछा, पापा जी बताइए, मैं कैसे उनकी सहायता कर सकता हूँ। बेटा, मेरा मन में एक ख्याल आ रहा है, क्या तुम अपनी बड़ी माँ को अपने पास रख सकते हो? उसे भी तुम्हारा सहारा मिल जाएगा और हमारे पोते की अच्छे से देखभाल भी हो जाएगी। आपकी सलाह तो अच्छी है, लेकिन मुझे अपनी पत्नी से भी बात करनी पड़ेगी। अगर उसने कहा तो मैं ज़रूर इस बारे में सोचूंगा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे फैसले का इंतज़ार करूंगा, मुझे जल्दी बताना। ठीक है पापा जी, मैं आपको जल्दी ही बताता हूँ। उसके बाद सोच रहा था कि अगर मेरा बेटा हाँ कर देता है तो मेरे पोते को ममता मई माँ मिल जाएगी और भाभी को भी एक अच्छा घर नसीब हो जाएगा। यही सोच सोच कर सारी रात मेरी आंखों ही आंखों में कट गई। अगले दिन छुट्टी थी, मैं अपने बेटे के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। शाम के समय मेरे बेटे का फ़ोन बजा। मैं दौड़कर फ़ोन उठाया। फिर जो मेरे बेटे ने कहा उससे मेरी आंखों की चमक बढ़ गई थी। बेटे ने कहा कि पहले तो आपकी बहू ने मना कर दिया था और अपनी प्राइवेसी खराब होने की वजह से मना कर दिया था, लेकिन फिर जब मैंने उसे बचपन की सारी बातें बताई फिर उसने अनुमति दे दी। यह सुनकर मैं फिर बहुत खुश हुआ और मैं अपने बेटे को जल्दी से आने को कहा था कि भाभी को लेकर साथ जा सके। मेरे चेहरे पर खुशी देखकर मेरी पत्नी बोली, क्या बात है, आज तो कैसे चमक रहे हो, कई दिनों से तो कितने उदास रहते थे, आज ऐसा क्या खजाना मिल गया है जो इतने खुश हो। फिर मैंने उसे सारी बातें बता दी। पहले तो उसका चेहरा यह सुनकर मुरझा गया कि मैं हेमा भाभी के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने उनकी हालत के बारे में बताया तो फिर उसने कुछ नहीं कहा और बस इतना ही बोली कि चलो अच्छा है, वह कम से कम किसी को तो अपनी माँ समझे, मुझे तो कभी समझा ही नहीं पाया। 2 दिन बाद ही मेरा बेटा घर आ गया और हम हरिद्वार के लिए निकल पड़े। और जब उस ढाबे पर पहुंचे तो उस ढाबे वाले ने मुझे देखकर बड़ा सा मुंह बना लिया। उसे अनदेखा करके मैं भाभी को ढूंढने लगा। भाभी ढाबे के पीछे बैठी बर्तन साफ कर रही थी। मैंने भाभी को आवाज़ लगाई तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और मुझे देखकर निराश हो गई। तभी मैंने कहा, देखो तो तुमसे मिलने कौन आया है। फिर हेमा जी मोहन जी के बेटे की तरफ देखने लगी, लेकिन उनकी आंखें उसे पहचान ही नहीं रही थी, क्योंकि वह पहले देखा था तो वह केवल 10 साल का था और अब वह एक बेटे का बाप बन चुका है। हेमा ने कहा, यह कौन है, मैंने इसे नहीं पहचाना। अरे यह तुम्हारा वही बेटा है जिसे तुमने पढ़ाया लिखाया करती थी। यह सुनते ही उसके चेहरे पर चमक आ गई और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हेमा ने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया और प्यार से उसका माथा चूमने लगी। अरे मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है, मैंने तो तुझे पहचाना ही नहीं है। बड़ी माँ, मैंने भी आपको कहाँ पहचान पाया हूँ, आपने अपनी क्या हालत बना कर रखी है। चलो बड़ी माँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अब आप मेरे साथ मेरे घर पर रहेंगी। घर पर तुम्हारी बहू और पोता इंतजार कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं कैसे जा सकती हूँ, मैं यहीं पर ठीक हूँ। मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी के थोड़े से दिन बचे हैं, जैसे तैसे वह भी निकल जाएंगे। नहीं नहीं बड़ी माँ, मैं अब आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, आपको तो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। यह कहकर वह अपनी बड़ी माँ को हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन हेमा जी संकोच के कारण जा ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने भाभी को समझाया कि मेरा बेटा
अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में अकेला रहता है। अगर तुम इसके साथ रहोगी तो इसके बच्चे की देखभाल भी हो जाएगी और तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। वहाँ तुम्हें बस नौकरों के ऊपर नज़र रखनी होगी। तुम्हारा वहाँ अलग से कमरा होगा क्योंकि मैं और मेरी पत्नी उसके साथ नहीं रहते हैं। अब तो हेमा भाभी को मेरी बात समझ में आने लगी थी। वह चलने के लिए तैयार हो गई। तभी ढाबे का मालिक आकर फिर से चिल्लाने लगा, अरे तुम मेरी नौकरानी को क्या पाठ पढ़ा रहे हो? तभी मोहन जी का बेटा बोला, यह कोई नौकरानी नहीं है, यह मेरी बड़ी माँ है और मैं इनका बेटा हूँ। यह सुनकर वह ढाबे वाला डर गया और पीछे खड़ा हो गया। उसके बाद मोहन जी के बेटे ने उस ढाबे वाले को कहा, अब मेरी बड़ी माँ यहाँ पर नहीं रहेगी, मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। यह सुनकर उस ढाबे वाले का मुंह उतर गया। चलो बड़ी माँ, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इतना कहकर उसने अपनी बड़ी माँ को गाड़ी में बैठा लिया और सफ़र के लिए निकल गए। मोहन अपने घर बरेली उतर गया और उनका बेटा अपनी बड़ी माँ को लेकर दिल्ली चला गया। जब हेमा जी घर पहुंची तो उसकी पत्नी ने उनका स्वागत अपनी सासू माँ की तरह ही किया और नहला धुलाकर बढ़िया साड़ी पहनने को दी। इतना प्यार पाकर हेमा जी अभिभूत हो गई। धीरे धीरे हेमा जी ने घर की जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर दिया था और उसके बेटा बहू भी निश्चिंत होकर अपने काम पर जाने लगे थे। हेमा जी मोहन जी के पोते का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। वह बहू को शिकायत का मौका भी नहीं देती थी। एक दिन मोहन जी की बहू ने अपने ससुर जी को फ़ोन करके धन्यवाद दिया और कहा कि वह हेमा जी को माँ के रूप में पाकर बहुत खुश है और हमारे बेटे का भी बहुत ध्यान रखती है। हमारा बेटा उनकी संगत में रहकर अच्छी अच्छी बातें सीख रहा है। हेमा जी की ऐसी बातों को सुनकर वह बहुत खुश हुए। अपनी बहू की बातों से वह बहुत खुश हुए क्योंकि हेमा जी को भी बुढ़ापे में सिर छिपाने के लिए जगह मिल गई थी और मुन्नी को भी एक दादी मिल गई थी और मेरे सर से भी एक बहुत बड़ा बोझ कम हो गया था। यह रिश्ता कुछ अलग था लेकिन था बहुत खास और अनमोल था और अनोखा भी था। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।